हेलो बच्चों, दी ज्ञान पीठ में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है सोल्यूशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए और नीट एग्जाम्स के लिए भी। बच्चों, इस चैप्टर में हम क्या बात करेंगे, पहले देखिए 2 लेक्चर में इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा। पहला होगा कंसंट्रेशन टर्म्स, जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स होंगे, हेनरीज लॉ और बाकी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। आते हैं जो सेकेंड लेक्चर होगा वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के साथ होगा, है ना। और उसके बाद आपका वांट फैक्टर होगा, उसके एप्लीकेशंस होंगे, सारी चीज़ें उसमें मैं पढ़ाऊंगा। तो 2 लेक्चर में ये पूरे चैप्टर कंप्लीट होने वाले हैं। फर्स्ट लेक्चर में आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा दिमाग में रखना है आप लोगों को और ध्यान देना है। बच्चों, इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, देखिए सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दे दूँ कि सोल्यूशन क्या है। लेक्चर नंबर 1 में पहले सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सोल्यूशन क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ किसका? बोलिए, 2 कंपोनेंट का, एक होता है सल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सल्यूट और सॉल्वेंट के होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। कहते क्या कि सल्यूट का अमाउंट कम मात्रा में होता है और सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा मात्रा में होता है, ठीक ना, तब जाके सॉल्यूशन बनता है। एक बात और मैं बता दूं, ध्यान दीजिएगा कि सल्यूट को हम लोग, कई लोग बोलते हैं, सल्यूट को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज। क्या बोलते हैं बाबू? सल्यूट को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज। सल्यूट को बोलते हैं हम लोग डिस्पर्स्ड फेज। और सॉल्वेंट को क्या बोलते हैं बाबू? हम लोग डिस्पर्सन मीडियम। क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन मीडियम बोलते हैं। तो इस बात को थोड़ा सा दिमाग में रखना है अपने, कि अगर कहीं डिस्पर्स्ड फेज दे दिया, डिस्पर्सन मीडियम दिया, तो आप ऐसे बोल सकते हो। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर हम कोई कंटेनर लेते हैं, जिसको डिजॉल्व करते हैं वो सल्यूट होता है और जिसमें डिजॉल्व करते हैं वो सॉल्वेंट होता है। एक बात और मैं बता दूं, क्या कि जो सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन का जो नेचर होता है, ठीक ना, सोल्यूशन का जो नेचर होता है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करता है, क्या है सोल्यूशन का नेचर, ठीक ना। तो मैंने बताया कि सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करता है क्या? सोल्यूशन का नेचर। इस बात को दिमाग में रखेंगे। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन 3 तरह के हैं। एक है आपका गैसियस सोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूंगा लिक्विड सोल्यूशन। उसके बाद मैं बात करूंगा आपका सॉलिड सोल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, सोल्यूशन आपके 3 तरह के हैं, ध्यान देना बाबू। जैसे मैंने बोला गैसियस सोल्यूशन में क्या होना चाहिए, देखिए सोल्यूशन कैसा है? गैसियस। मतलब सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? सॉल्वेंट जो होना चाहिए वो आपका गैसियस होना चाहिए, ठीक ना। बाकी जो आपके सल्यूट हो वो क्या होने चाहिए? वो हो सकता है वो गैस हो, सॉलिड हो या फिर लिक्विड, तीनों हो सकता है। बात हमारी समझ में आ रही? उसी प्रकार से यहाँ पर लिक्विड सोल्यूशन बोला है, तो लिक्विड सोल्यूशन का मतलब सोल्यूशन कैसा है? लिक्विड है। मतलब सॉल्वेंट कैसा होगा? लिक्विड होगा। बात समझ रहे हैं आप हमारी? मैंने क्या बोला? सोल्यूशन का जो नेचर होता है वो डिपेंड करता है किस पर? नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर, ठीक ना। तो यहां पर मैं बोल रहा हूं कि लिक्विड सोल्यूशन है तो सॉल्वेंट कैसा होगा? लिक्विड होगा, ठीक ना। लेकिन जो सॉल्यूट हो सकते हैं वो कैसे हो सकते हैं? तीनों हो सकते हैं। क्या? गैस, लिक्विड और सॉलिड। उसी प्रकार से सॉलिड सोल्यूशन की अगर हम बात करेंगे, फिर मैं यहां पर बताया कि आप ध्यान दीजिएगा, इसमें भी वही बातें होती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए होता क्या कि इसमें भी 2 पार्ट होता है। एक आपका होता है क्या? सॉल्यूट, और एक होता है क्या? सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट तीनों हो सकता है, गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और सॉलिड हो सकता है। लेकिन यहां पर सॉल्यूशन कैसा होगा? सॉलिड। यहां पर दिया है सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? सॉलिड होना चाहिए। तो जैसा आपका सॉल्वेंट का नेचर होगा उसी प्रकार से सॉल्यूशन का नेचर होगा, जैसा आपका सॉल्यूशन का नेचर होगा उसी प्रकार से सॉल्वेंट का नेचर होगा। तो आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है बाबू। अब दे रहा है कंसंट्रेशन यूनिट। कुछ चीजें हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जो आपको बहुत दिमाग में रखना है। कंसंट्रेशन यूनिट में क्या दिमाग में रखना है, इस चीज को थोड़ा ध्यान देना है। पहला दिया है मोल। मोल क्या होता है बाबू? मोल को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। और मोल बराबर क्या होता है? मोल बराबर होता है 1 मोल इक्वल टू होता है क्या? 1 मोल इक्वल टू होता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल। ध्यान दीजिएगा, 1 मोल की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, पार्टिकल का मतलब क्या हो सकता है? पार्टिकल का मतलब हो सकता है क्या? एटम्स हो सकते हैं, मतलब 1 मोल एटम बोल सकता है, ठीक ना। मॉलिक्यूल हो सकता है या फिर आयंस हो सकते हैं। मॉलिक्यूल्स हो सकता है या फिर आयंस हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे बोला अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन दिया जैसे कि 1 मोल,
ठीक ना, सोडियम एटम दिया ऐसे, तो आप क्या लिखोगे 1 मोल की वैल्यू, इसका मतलब लिखोगे 6.023 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम। समझ रहे हैं आप हमारी बात को। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए अगर आपको दिया 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, अगर मान लीजिए आपको ऐसा वर्ड दे रहा है तो आपको समझ में क्या आना चाहिए, 1 मोल इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, 1 मोल इक्वल टू लिखेंगे 6.023 इंटू 10⁻23 और आगे जो लिखा गया उसी को आप लिख देंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूं, ठीक है ना। तो 1 मोल की वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल होता है। पार्टिकल का मतलब एटम हो सकता है, और क्या हो सकता है, पार्टिकल का मतलब क्या हो सकता है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, या फिर आयंस हो सकते हैं। उसी प्रकार से मैं अगर बात करूं मोल को डिफाइन कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे इसको, तो मोल बराबर क्या होता है, n इक्वल टू होता है वेट ऑफ सल्यूट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट। ध्यान देना है, वेट ऑफ सल्यूट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट। ऊपर वाला पार्ट जो मैंने लिखा है W वेट ऑफ सल्यूट है, नीचे है जो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट, उसी सल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट है। तो इस बात को दिमाग में रखना है। दूसरी बात, अब आता है मोलरिटी। मोलरिटी क्या होती है, ध्यान देना बाबू, मोलरिटी में वॉल्यूम इन्वॉल्व होता है, ठीक ना, वॉल्यूम इन्वॉल्व होता है। पहली बात, मोलरिटी में वॉल्यूम इन्वॉल्व होता है, यानी कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, ठीक ना, टेम्परेचर क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। वॉल्यूम इन्वॉल्व होता है तो क्या होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। समझ में आया। उसके बाद अगर बात करेंगे मोलरिटी को कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल M से, ठीक ना। मोलरिटी बराबर होता क्या है, देखिएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये मोल्स ऑफ सल्यूट है, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है, लीटर में लेना है। बात हमारी समझ में आ रही है। उसी प्रकार से अगर मैं आगे आऊं तो देखिए मोलरिटी बराबर और क्या लिख सकता हूं, मोलरिटी इक्वल टू लिखा हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट कैसे निकालेंगे आप लोग, वेट ऑफ सल्यूट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर इसको ml में लिखना हो, पर ml लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा वेट ऑफ सल्यूट इन ग्राम इंटू 1000 डिवाइडेड बाई हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट इंटू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। इस बात को दिमाग में रखेंगे। बात हमारी समझ में आ रही है। अब आते हैं मोलरिटी की बात करेंगे। एक बात और मैं बता दूं, अगर कहीं आपको m/2 दिया है सोल्यूशन तो सेमी मोलर सोल्यूशन बोलते हैं, ठीक ना। इसको आप ऐसे निकाल लीजिएगा 1/2 इंटू m, तो कितना हो जाएगा 0.5 m, ठीक ना। बात समझ में आया, तो मोलरिटी की वैल्यू इतनी आ जाएगी। अगर m/10 दिया है तो डेसी मोलर, अगर m/100 दिया है तो सेंटीमोलर, अगर m/1000 दिया है तो आपका मिली मोलर सोल्यूशन के नाम से जाना जाएगा। बात हमारी समझ में आ रही है। उसी प्रकार से अब आते हैं हम लोग मोलरिटी में। मोलरिटी क्या होता है, इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और स्मॉल m बराबर क्या होता है, ये होता है m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, ठीक ना, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा भाई बताइए, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो इस बात को दिमाग में रखेंगे कि सल्यूट का वेट नंबर ऑफ मोल्स ले लेना होगा और सॉल्वेंट का मास ले लेना होगा किलोग्राम में, यानी कि m इक्वल टू लिखेंगे n अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई, इसको सॉल्व करेंगे तो वेट ऑफ सल्यूट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट, बोलिए भैया ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वेट ऑफ सल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट मोल हो गया, और ये वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया गया है किलोग्राम में। अगर इसको ग्राम में बदलेंगे तो 1000 ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, W इन ग्राम हो जाएगा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट, और उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में हो जाएगा, ग्राम में। ये बात आपको समझ में आ रही है, इस बात को दिमाग में रखना है। ये मोलरिटी हो गया। दूसरी बात, इसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं है तो ये टेम्परेचर क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। ध्यान दीजिएगा, डिपेंडेंट होगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक ना, कि कौन सा कंसंट्रेशन टर्म्स जो होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। क्वेश्चन इस प्रकार से बाबू आते हैं। उसके बाद आता है बाबू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं हम लोग x से। किससे करते हैं डिनोट हम लोग, बाबू ध्यान दीजिएगा, डिनोट करते हैं x से। और मोल फ्रैक्शन होता क्या है, ठीक ना, ये होता है मोल्स ऑफ सल्यूट का मोल डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ये मोल फ्रैक्शन होता है। अगर मैं इसको आराम से लिखूं और तरीके से तो कैसे लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा, ये होता है XA टाइप ले रहा हूं अगर, तो Na अपान Na प्लस NB होता है। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो ये वाला सॉल्वेंट का पार्ट होता है कैपिटल N, स्मॉल n मोल्स ऑफ सल्यूट होता है। एक बात और बता दूं,
अगर आएंगे आप तो देखिए मोल फ्रैक्शन XA प्लस XB की वैल्यू जो होती है वो 1 के बराबर होती है। अगर मैं इसको लिखूं, अगर XA मुझे नहीं पता हो तो क्या करेंगे 1 माइनस XB कर देंगे। अगर XB नहीं पता हो निकालना हो तो 1 माइनस XA करके हम लोग ऐसे निकाल लेते हैं। इस बात को दिमाग में रखिएगा। दूसरी बात, अब आता है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को हम लोग N से डिनोट करते हैं। नॉर्मेलिटी होता क्या है ध्यान दीजिएगा, नॉर्मेलिटी को हम लोग N से डिनोट करते हैं। डिनोट करते हैं हम लोग किससे बाबू, डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल N से। नॉर्मेलिटी जो होता है ध्यान दीजिएगा, नॉर्मेलिटी जो होता है ध्यान दीजिएगा बाबू, वो होता है नंबर ऑफ, नॉर्मेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्यूट अपॉन, बोलिएगा अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब रही बात कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं इक्वल टू वेट ऑफ सल्यूट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्यूट। ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्यूट कैसे निकालेंगे, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्यूट होता है, ठीक ना, क्या यह होता है मोलर मास डिवाइडेड बाई हो जाता है वैलेंसी फैक्टर, मोलर मास डिवाइडेड बाई वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर का मतलब होता है चार्ज, ठीक ना, ऑन मेटल और नॉन मेटल, दोनों में से कोई एक ले लीजिएगा। अगर एसिड है तो उसकी बेसिसिटी ले लीजिएगा, और अगर बेसिक है कोई मतलब बेस है, ठीक ना, तो उसका आप एसिडिटी निकाल दीजिएगा। समझ, अभी आगे मैं बताऊंगा बेसिसिटी और एसिडिटी कैसे निकालते हैं। तो इस तरह से बातें आती हैं। अगर कोई ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा होगा तो वो एन फैक्टर को डिनोट करेगा। तो ये नॉर्मेलिटी को हमने आपको समझाया। नॉर्मेलिटी में भी वॉल्यूम इन्वॉल्व है, मतलब ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, यानी कि यहाँ वॉल्यूम इन्वॉल्व है, मतलब ये क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। बात समझ में आ रही है हमारी, फिर ना आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा आगे बढ़ते हैं। अगर वेट बाई वेट परसेंट आपसे पूछा है तो मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूं। जो वेट ऊपर वाला पार्ट दिया है वो सॉल्यूट का होता है, और नीचे वाला जो पार्ट होता है वो सॉल्यूशन का होता है। क्या लिखेंगे आप भाई, ध्यान दीजिएगा, वेट ऑफ सल्यूट अपन क्या लिखेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। समझ रहे हैं आप हमारी बात को। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए यहां लिखना हो, क्या लिखेंगे, वेट ऑफ सल्यूट अपन, ठीक ना, वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। समझ आप आ गया, इनटू 100। बात समझ। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लिखना है तो वॉल्यूम ऑफ सल्यूट, ठीक ना, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या हो जाएगा, 100। तो आप समझ में आया मेरी बात। मैं क्या करना चाहता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो सल्यूट का होता है, और नीचे वाला सॉल्यूशन का होता है। बस आराम से, बहुत ईजी होता है बता पाना कंसंट्रेशन टर्म्स को सॉल्यूशन में। बात हमारी समझ में आई। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो यहां आता है, अगर देखिएगा मेरी बात ध्यान समझना, मैं ये समझाना चाहता हूं आपको, इफ द सल्यूट क्वांटिटी इज वेरी लो, अगर मान लीजिए सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम मात्रा में, सॉल्यूट किसी सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट में बहुत कम मात्रा में है, तो क्या करना है, तो कंसंट्रेशन टर्म्स नहीं निकालते, मोलरिटी नॉर्मेलिटी नहीं निकालते, तो क्या निकालते हैं हम लोग, पीपीएम कैलकुलेट करते हैं, या फिर पीपीबी कैलकुलेट करते हैं। अब पीपीएम क्या होता है, पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, समझ में आया, पार्ट पर मिलियंस। 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख, ठीक ना, 10 लाख, और 10 लाख का मतलब 10 टू द पावर 6। तो इसको लिखेंगे कैसे, पीपीएम का फार्मूला होता है मास ऑफ सल्यूट कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक ना, इनटू 10 टू द पावर 6। ये आपका पीपीएम निकल के चला आएगा। उसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे, बाबू ध्यान देना, उसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे पीपीबी की, तो उसको बोलते हैं हम लोग पार्ट्स पर बिलियंस। 1 बिलियन बराबर होता है 1 बिलियंस इक्वल टू होता है 100 करोड़, ठीक ना, ध्यान देना बाबू, 100 करोड़ मतलब 10 टू दी पावर 9। ओके, अगर मैं इसको लिखूं, अगर मैं इसको पीपीबी निकालना हो तो कैसे लिखूंगा, तो ध्यान दीजिएगा, पीपीबी इक्वल टू होता है, ठीक ना, मास ऑफ सल्यूट कंपोनेंट, ठीक ना, मास ऑफ सल्यूट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास इनटू 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा, 9। तो इस बात को दिमाग में रखना है, ठीक ना। पीपीबी कैसे निकालना है, पीपीएम कैसे निकालना, मोलरिटी कैसे निकालना, नॉर्मेलिटी कैसे निकालना, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालना है,
सारी चीजें हमने आपको बताया। उसके बाद आता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ आप सोल्यूशन निकालना कैसे निकालना होता है, स्ट्रेंथ को ऐसे डिनोट करते हैं। इसमें क्या होता है, ये होता है वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। बात हमारी समझ में आई? तो इसको दिमाग में रखना है। ये क्या हो जाएगा, ग्राम पर लीटर, इसकी यूनिट हो जाएगी ग्राम पर लीटर या ग्राम लीटर इनवर्स। समझ में मेरी बात? उसके पहले जो मैंने मोलरिटी बताया था आपको, मोलरिटी मतलब ये मोलरिटी, इसकी यूनिट क्या होती है, तो मोल अपॉन लीटर। मोल पर लीटर बोल सकते हैं, मोल पर लीटर बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं मोल लीटर इनवर्स। समझ में आया मेरी बात? तो मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स बोल सकते हैं हम लोग। समझ में आया मेरी बात? तो इस बात को दिमाग में रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, सॉल्युबिलिटी क्या होती है। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन क्या है, स्पेसिफिक मतलब 100, मान लीजिए 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक ना। तो इस बात को दिमाग में रखना हो, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट बोल सकते हैं, मतलब कोई वैल्यू ले सकते हैं, स्पेसिफिक कंडीशन ले सकते हैं। सुनाए में मेरी बात? तो मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट का होना किसी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, वो उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। सॉल्युबिलिटी ध्यान दीजिएगा, सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है किस पर करती है, तो कहता है किसी गैस की जो सॉल्युबिलिटी होती है लिक्विड में, वो डिपेंड करती है 4 चीजों पर। नेचर ऑफ गैस पर, गैस के नेचर कैसे हैं, वोलेटाइल है कि नॉन वोलेटाइल है, क्या है। नेचर ऑफ द लिक्विड के नेचर पर डिपेंड करता है। दूसरी बात, टेम्परेचर बढ़ाने पर जो सॉल्युबिलिटी होती है वो घट जाती है गैस की, और प्रेशर बढ़ाने पर जो गैस की सॉल्युबिलिटी होती है वो इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं गैस के प्रेशर बढ़ाएंगे तो नजदीक आएंगे, और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो अपने एनर्जी लेकर के दूर जाना चाहते हैं। तो ये बात दिमाग में रखना है। दूसरी बात आता है बेटा बाबू हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या बोलता है? हेनरी लॉ बोलता है, ध्यान दीजिएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर क्या होता है, किसी भी कंटेनर में बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट हो, अगर मान लीजिए ए है, बी है, सी है, तो एक इंडिविजुअल जो प्रेशर होता है, एक प्रेशर जो इंडिविजुअल होता है, अकेला प्रेशर जो हर एक गैस पर लगा होता है, वॉल पर लगा होता है, वही उसका पार्शियल प्रेशर होता है। मतलब इंडिविजुअल प्रेशर जो होता है एक पार्शियल प्रेशर के टर्मिनोलॉजी से डिफाइंड होता है, ठीक है ना। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जो होता है वेपर फेज में, देखिएगा मैं बोल रहा हूं किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है वेपर फेज में, वेपर फेज का मतलब वोलेटाइल कंपोनेंट में, वोलेटाइल फॉर्म में, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ठीक ना, प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सोल्यूशन। सोल्यूशन के मोल फ्रैक्शन गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। समझ में आया मेरी बात? अगर कोई गैस है वेपर फेज में, उसकी सॉल्युबिलिटी जो होती है वो गैस की मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के क्या होता है, सॉल्युबिलिटी के क्या होता है, सोल्यूशन में क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैं फिर से बोल दूं, किसी भी गैस की जो पार्शियल प्रेशर होता है, किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है, ठीक ना, वेपर फेज में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सोल्यूशन। हमारी बात समझ में आई? अगर ये डायरेक्टली हटाएंगे तो क्या लगाना पड़ेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज, ठीक ना, क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू द KH इनटू क्या हो जाएगा, X गैस इन क्या है, सोल्यूशन। इस बात को दिमाग में रखेंगे। दूसरी बात, मैं आपको तरीका बता रहा हूं एक बात, कि जो KH होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। ध्यान देना बाबू, 2024 नीट का क्वेश्चन था ये, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। मतलब अगर गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है तो KH की वैल्यू आपको कम देखना पड़ेगा। इस बात को दिमाग में रखेंगे। आइए सब चलते हैं आगे की तरफ में। क्या बोलता हूं मैं बोल रहा हूं हेनरी कांस्टेंट इज नॉट यूनिवर्सल कांस्टेंट, मतलब हर एक गैस के लिए KH की वैल्यू अलग अलग होती है, यूनिवर्सल नहीं होता। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस एंड टेम्परेचर। ये गैस की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो नेचर ऑफ द गैस और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। मतलब KH जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के। यानी कि KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। इस बात को, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, इस बात को दिमाग में रखना। अब एक इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2024 नीट का क्वेश्चन भी यहां से रहा हुआ है। अब हम आगे बात कर रहे हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है KH वैल्यू ऑफ Ag गैस, ठीक ना, AR है ये, ध्यान दीजिएगा, ये R है, आर्गन है, ठीक ना। फिर CO2 गैस, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड गैस, ठीक ना, और मीथेन गैस, इसकी वैल्यू सभी की दी गई है, इतनी, ठीक ना, सभी गैस की वैल्यू दी गई है, KH की वैल्यू दी गई है, ठीक ना। अब कह रहा है अरेंज करिए उसको ऑर्डर में, अच्छा ऑर्डर मतलब करेक्ट ऑर्डर क्या है इसको बताइए। तो अभी तो मैंने बताया आपको कि KH जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, सॉल्युबिलिटी के ऑफ गैस के। अब देखिए KH वैल्यू सबसे कम किसकी है, वो सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा। तो भैया अगर बात करें हम, ठीक ना, तो सबसे कम वैल्यू किसकी आ रही है, तो आ रही है HCHO की 1.83 × 10⁻⁵, ठीक है।
HCHO की सबसे कम आ रही है, उसके बाद किसकी आ रही है भाई, HCHO के बाद CH4 का, CH4 का कितना आ रहा है लास्ट वाले का, हाँ 0.413, उसके बाद CO2 का कितना आ रहा है, देखिए ये है, और आर्गन का तो सबसे ज्यादा आ रहा है, तो आर्गन सबसे कम होगा क्योंकि KH की वैल्यू ज्यादा तो सॉल्बिलिटी कम हो जाएगी। यहां से क्वेश्चन बोर्ड के भी बन रहे हैं, ठीक ना, ये बहुत ट्रेंड चल रहा है, पिछले बार भी क्वेश्चन दिया था, 2024 नीट में भी एक क्वेश्चन आया होता, थोड़ा इस बात को दिमाग में रखना है। तो आइए चलते हैं नॉर्मेलिटी की साइड में, क्वेश्चन और आया है, नॉर्मेलिटी दिया गया है किसी सोल्यूशन का, सल्फ्यूरिक एसिड का 1.25 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखिएगा नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में क्या रिलेशन होता है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है मोलरिटी इनटू, ध्यान दीजिएगा अगर एसिड है तो इनटू बेसिसिटी होता है, ठीक है, अगर ध्यान दीजिएगा मोलरिटी इनटू अगर बेस है तो एसिडिटी निकालते हैं। और रही बात कि सर ये एसिडिटी बेसिसिटी निकालते कैसे हैं, तो अगर एसिड है तो नंबर ऑफ H+ जितना आयन देगा वो कंपाउंड देगा सल्फ्यूरिक एसिड, उतना उसकी क्या होगी, बेसिसिटी होगी, ठीक है, और अगर बेस है तो जितना OH आयन देगा वही उसकी क्या होगी, एसिडिटी होगी। तो यहां पर जो H2SO4 का अगर मैं लिखूंगा H2SO4, तो इसको अगर तब तोड़ोगे तो 2H+, सॉरी ये होगा आपका 2H+ प्लस SO4 पर 2-, ठीक ना, तो यहां पर कितने हाइड्रोजन आयन दिया इन्होंने, 2, तो यहां पर यानी कि बेसिसिटी कितनी हो जाएगी इसकी, 2 हो जाएगी, तो यानी कि बेसिसिटी इसकी आई 2, तो मल्टीप्लाई बाई 2, और मोलरिटी की वैल्यू कितनी दी गई है 1.25, कितना हो जाएगा 2.5, तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो सॉफ्ट ड्रिंक होता है जो हम लोग पीते हैं उनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक ना, उसको हाई प्रेशर पर रखा गया होता है। तो कह रहा है गैस की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो क्या है, प्रेशर बढ़ाने पर बढ़ती है, उसको हाईली प्रेशराइज किया जाता है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भरा जाता है, ठीक है ना बाबू। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि स्कूबा जो डाइवर्स होते हैं, डाइवर्स जो पानी में कूदते हैं, उनके टैंक में एयर होता है, वो डाइल्यूट होता है हीलियम के साथ, है ना, इसकी वैल्यू भी एनसीईआरटी में दी गई है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऐसे की वैल्यू दी गई है, 11.56 पॉइंट ऐसे कुछ करके दिया गया है, उसको आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, क्वेश्चन आ सकते हैं। ये 2 एप्लीकेशन है हेनरी लॉ के, थोड़ा सा ध्यान देना है इसको। आगे हम लोग बढ़ते हैं, हेनरी लॉ इज वैलिड ओनली, हेनरी लॉ किसके लिए वैलिड होता है, तो भाई प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक ना, और गैस जो होना चाहिए ना तो वो एसोसिएट होना चाहिए ना तो वो टूटना चाहिए, ठीक ना तो जुटना चाहिए ना तो टूटना चाहिए। तो ये बात दिमाग में आपको समझ में आया होगा। लेक्चर नंबर 1 आपके दिमाग में बैठा होगा ध्यान से, और बहुत आराम से देखिएगा, कॉपी में नोट डाउन करिएगा, ठीक ना। ये एक रिवीजन क्लास मैंने आपको दिया है, बाकी डिटेल और भी अच्छा हम लोग करेंगे और अच्छा मैं आपको बताऊंगा और भी क्लास बेहतर होगा, ठीक ना। एक रिवाइज क्लास मैंने आपके लिए ये रखा हुआ था, ठीक ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दूसरा लेक्चर नंबर 2 जो होगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का होगा, और राउल्ट्स लॉ हो गया, डेविएशन, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन हो गया, आइडियल सोल्यूशन हो गया, वांट ऑफ फैक्टर हो गया, सारी चीजें वहां पर मैं डिस्कस करूंगा, ठीक ना। मोलरिटी और मोलरिटी में एक रिलेशन मैं आपको बता दूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़की मैडम बटे छोटकी मैडम बराबर डायरेक्टर साहब में से मैम को घटा दीजिएगा अपान 1000 कर दीजिएगा, ठीक ना। ये रिलेशन मोलरिटी और मोलरिटी में आता है, ठीक ना। अब बड़की मैडम क्या है, मोलरिटी, और छोटकी मैडम क्या है, मोलरिटी, और डीएस क्या है, डेंसिटी। तो ये बात थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, समझ में आया, तो दिमाग में रखना और अच्छे से स्टडी करते रहना, बोर्ड एग्जाम के लिए भी और आगे के लिए भी। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।